नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। एक कहावत है, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। इसलिए संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दांव चल दिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी भी दे दी। उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन आप मेरे अगल बगल जो आंकड़े देख रहे हैं दोनों तरफ, उससे तय है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नंबर गेम में बहुत पीछे होने के बावजूद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव क्यों आगे किया? आखिरकार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या हासिल करना चाहता है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले संसद से कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। देखिए, संख्या भले ही बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, लेकिन मणिपुर के लोगों का विश्वास आज इंडिया अलायंस पर है। और इंडिया अलायंस इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये कहना चाहता है कि हम मणिपुर के साथ खड़े हैं इस दुख के समय में, और मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगे हुए हैं उस पर मरहम लगाने का काम हम करेंगे। बात अब सिर्फ मणिपुर की नहीं रह गई है, ये समस्या अब दूसरे प्रदेशों में भी फैल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मामला बन गया है। इसीलिए इसको एक साधारण चर्चा, एक मामूली विभाग या मंत्रालय का विषय न बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व लेना चाहिए, और उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए आज इंडिया अलायंस ने यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्थापित किया। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है, वोटों के आधार पर तय होता है प्रस्ताव गिरा या पास हुआ। अविश्वास प्रस्ताव को समझने के लिए आप समझिए, कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव दे सकता है। प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों की मंजूरी चाहिए होती है। जैसे आज आपने देखा, खड़े होकर सांसदों का 10 दिन के अंदर स्पीकर उस पर चर्चा बुलाते हैं। जो आपने सुना ओम बिरला साहब को, उन्होंने कहा कि हम बुलाएंगे, बातचीत करेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव आता है। चर्चा के आखिर में प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब भी देते हैं। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई जाती है। वोटों के आधार पर तय होता है प्रस्ताव गिरा या पास हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ और राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था, और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है, और आगे भी सिखा देंगे। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, और मणिपुर को मुख्य रखते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है, क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ बड़ी संवेदनशील हैं। तो जब संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी तो हम जो अपनी बात है वो लोगों के समझ रखेंगे। एक सवाल और, पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद बीजेपी कह रही हमारा नंबर बढ़ा है, क्या इस बार लाए 24 में और बम्पर बढ़ेगा? तो ऐसा है कि 24 में जनता तय करेगी। अभी जो मणिपुर की परिस्थिति है, जहाँ पे संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है, उस संवैधानिक ब्रेकडाउन को संज्ञान में रखते हुए सामूहिक विपक्ष आज ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया।
से उनकी छटपटाहट है, लेकिन कर लेने दीजिए, इसमें कोई बात नहीं। पता चल रहा है कि उन लोग हार रहे हैं और अपनी हार की छटपटाहट में ये कहते हैं कि लास्ट ब्रेथ जब रहता है तो हाथ पैर मारते हैं, बजाय इसके कि अच्छे से चर्चा करते, बजाय इस पर कि मणिपुर की जो दुखद घटना पर उस पर चर्चा करते, बात करते। ठीक है, तो अब इसमें आए तो उस पर हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, नो प्रॉब्लम, ये वेल एक्सेप्टेड। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयार है हर तरीके के जगह, इनका जो मन है। इससे ये बता रहे हैं देश की जनता में बहुत गलत समझा जा रहा है कि विपक्ष कितना कमजोर है, दिशाहीन है, और ये कि जो हम बात नहीं करते हैं, चाइल्डिश है। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक पैनल बहस के लिए होगा अविश्वास प्रस्ताव पर। सरकार क्या सोच रही है, विपक्ष का क्या दाव होगा, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है, विपक्ष नंबर गेम में बहुत पीछे, तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी, पहला। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या है। तीसरा, क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष जो चाहता है वो पूरा हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में असली परीक्षा किसकी होगी। क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष अपनी ताकत देखना चाहता है, कितने लोग उसके साथ हैं, यानी इंडिया टीम में कौन कौन है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ हैं और जेबा यास्मीन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। धनंजय जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, क्या कुछ संशय तो नहीं है जो यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, विपक्ष एकजुट है, इंडिया बैनर की तरह एक साथ है, तो कुछ संशय तो नहीं है, क्योंकि नंबर गेम तो आपके ही पक्ष में, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव होता है, थोड़ा तो संभल के चलना पड़ेगा। धनंजय जी। रजत जी, इस देश का लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत, ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जहां वो विश्वास का ओशियन है, समुद्र है, महासमुद्र है विश्वास का, दूसरे तरफ अविश्वास से भरा हुआ विपक्ष है। इनको एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते रहे हैं आज तक, और ये बेमेल गठबंधन है। ये अपने साथ देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही कह दिया था कि आप 2023 में लेकर के दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। 27 बार अभी तक आया है लोकसभा में, लेकिन ये विपक्ष की कुंठा है। जहां एक तरफ हम, जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी 2014 में, तो भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और 5 फ्रजाइल अर्थव्यवस्थाओं में था। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज 11 करोड़ लोगों को सीधे, किसानों को सीधे डीबीटी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 11 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, 10.5 करोड़ लोगों को अन्य सुविधाएं दी गई हैं, 3 करोड़ 3.5 करोड़ घर बन चुके हैं। तो जिस तरह से डीबीटी के माध्यम से आज 20 लाख करोड़ से ऊपर का ट्रांसफर हुआ है, 3 लाख करोड़ के लीकेज को रोका गया है, भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था और भारत के नित नए छूते पायदान, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भगीरथ है जिन्हें खुद भी नहीं पता कि विकास की कितनी गंगाएं उन्होंने बहाई है, देश का कितना विकास किया है। और इस कारण से देश का जो जनमत है, जो लोकमत है, अभिमत है, बहुमत है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और विपक्ष को भी पता है। आप भी पहले डिस्कशन में शुरू से मुझे सवाल ये कर रहे हैं कि लोकमत हमारे साथ, बहुमत है, बहुमत भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ है। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी देश नहीं, दुनिया नहीं, वैश्विक स्तर के बड़े नेता हैं। विपक्ष में कोई उनके समान, उनके कद का नेता नहीं है, इसलिए सारी कवायदे कर रहे हैं। और सारी कवायद के बीच में इन्हें पता, इन्हें भी पता है, इन्हें भी पता है डॉक्टर क्या होना है। नंबर आपके पास है नहीं, फिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों, इसकी जरूरत आज क्यों पड़ी? देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को। आज जब G12 का समिट कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बार बार, लेकिन उनका संसदीय ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या लोकतंत्र केवल संख्या की बल पे चलता है? संख्या बल एक भाग है लोकतंत्र का, दूसरा है संवाद। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का संवाद में भरोसा ही नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने 85 सवाल उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जवाब दिए थे। मोदी जी ने 10 साल में केवल 13 सवाल। वो जितने घंटे उन्होंने बंगाल में करीब एक उसके अनुमान के तहत 11.5 घंटे प्रचार की स्पीचेस दी, लेकिन उसी समय उस साल जब संसद सत्र हुआ तो 4 घंटे से कम वो संसद में रहे। संसद को लेके, संवाद को लेके नरेंद्र मोदी जी में कोई आस्था नहीं है। और इसीलिए मणिपुर की जो एक घटना हुई है उसको लेके
पूरे देश में एक माहौल है शोक ठीक का। है, मेरा एक उठा क्रॉस है, क्वेश्चन है हमारा। डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी जी आपसे। जी जी ठीक है, आप एक विपक्ष के दल की हैसियत से आप डिमांड कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दें, लेकिन एक पक्ष ये भी है इसका, जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी जब अधीर दा ने ये सवाल उठाया था कि प्राइम मिनिस्टर बोले, उन्होंने कहा पहला विपक्ष नहीं तय करेगा कौन जवाब देगा, दूसरा कंसर्न मंत्रालय होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर रेडी है रिप्लाई करने के लिए, तीसरा मणिपुर में स्वयं होम मिनिस्टर गए थे, वहां रहे थे, मीटिंग करी थी, फिर वापस आए थे, तो होम मिनिस्टर क्यों ना जवाब दे होम मणिपुर मिनिस्टर वाले तो पूरी तरह फेल हो गए ना। मैं आपको बता रहा हूं, होम मिनिस्टर तो पूरी तरह फेल हो गए, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, होम मिनिस्टर तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एक इतनी विभत्स घटना सामने आई, मतलब कि उनके संज्ञान में थी यह बात, एफआईआर 1 महीने पहले हो चुकी थी, तो कोई तरीका नहीं था कि होम मिनिस्ट्री को मालूम नहीं था, या तो वो अक्षम थे या उनमें जो है उसको सुलझाने की कोई इच्छा नहीं थी। और जब होम मिनिस्टर हर फ्रंट पे फेल हो गए मणिपुर में, और आज बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उन पर जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो उसको आज प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जवाब देने से भाग रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो संसद में बोलते हैं, जहां पे भी मर्यादा और नियमों में बांध के आपको अकाउंटेबिलिटी के साथ बोलना होता है, वहां नरेंद्र मोदी जी तो बोलते नहीं है। अमेरिका में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हमारे भारत में नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए आपको और अकाउंटेबल ठहराने के लिए ये कदम लेना पड़ेगा। हमें भी मालूम है हमारे पास संख्या नहीं आ रहा हूं है, आपके लेकिन पास। बात संख्या की नहीं है, वंशराज बात दुबे सत्य आम की आदमी है। पार्टी की तरफ से हमारे सत्य साथ को है। वंशराज जी, विपक्ष तो जानते ही ये नंबर नहीं सामना है, करने की बात है। लेकिन विपक्ष के कई लोगों ने कहा कि साहब क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बोले और सदन चल नहीं पा रहा था, तो बीच का वे आउट हुआ कि नहीं साहब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, एक्सेप्ट होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या सिर्फ यही एक मंशा थी लाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन? आम आदमी पार्टी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। रजत भाई देखिए, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी स्थिति इस देश के अंदर बन रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नॉर्थ इंडिया का हमारा एक स्टेट जो 3 महीने से जल रहा है उस पे ना बोलकर ईस्ट इंडिया पे बोल रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन पे बोल रहे हैं, और जब बोलते भी हैं 3 महीने के अंदर तो 36 सेकंड के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष जो हमारी टीम इंडिया लेकर आ रही है, एक तरीके से शस्त्र है, वो शस्त्र है जहां पर घूंघट में छिपे हमारे नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ेगा। और देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी शर्मनाक विषय है कि आज लगभग 9.5 साल हो गए रजत भाई, 9.5 साल में इसका मतलब कि जनता का विश्वास आपके ऊपर से हट चुका है। और आप सोचिए कि क्या ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई ऐसी बात हो रही, कई बार अविश्वास प्रस्ताव इस देश के अंदर आया हुआ। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लेकर आए थे, आपको पता, जनता के मुद्दों पर लेकर आए थे, वो गिरा उठा जो भी हुआ वो अलग विषय है, लेकिन जनता के मुद्दे को उठाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव कई बार आया है। और सबसे दुखद बात क्या रही कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले आपको पता हो कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ था कि सबसे पहले मणिपुर पे ही चर्चा हो, जिस दिन सांसद संजय सिंह जी का आपको पता हो कि सस्पेंशन हुआ, उस दिन 27 सांसदों ने 267 में 27 सांसदों ने नोटिस लगाई थी, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। कल की बात है 50 सांसदों ने नोटिस दिया 267 में कि एक बार चर्चा करा लीजिए, एक बार बोल लीजिए। और हम ही नहीं कह रहे हैं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था। सिर्फ चर्चा आप चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहते, ठीक है। संजय शर्मा जी टीएमसी की तरफ से। संजय जी, मेरी जो जानकारी है, जो मीटिंग हुई थी उसमें टीएमसी ने ये आइडिया दिया था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। जी, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये लोग संसद में किसी प्रकार की बहस चाहते ही नहीं है कि मणिपुर पे एक अच्छी बहस हो, सार्थक बहस हो, और देश और दुनिया को मणिपुर के और नॉर्थ ईस्ट के हालातों की जानकारी मिले। प्रधानमंत्री जी 3 महीने से मणिपुर समस्या को जिस तरह से उन्होंने दरकिनार करके रखा था, इसके क्या भयानक परिणाम सामने आए ये देश और दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में इस संजय जी, आपको सिर्फ 1.5 मिनट के लिए रोकूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आप। से जिस तरह की मणिपुर में परिस्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है
वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वहाँ पे कौमों के बीच विभाजन हो गया है। वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। वहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका जो उत्तरदायित्व तो बनता है कि इस परिस्थिति को लेकर जो संविधान में धाराएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो सारे तथ्य हैं, इन तथ्यों ने हमको मजबूर किया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। हम ये क्यों मांग कर रहे थे, निरंतर और लगातार हम ये क्यों मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों के समक्ष आकर एक विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए कि मणिपुर में जो परिस्थिति है वो इस मकाम पर क्यों पहुंची। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार का शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। ठीक है धनंजय, क्योंकि मनीष जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब जो स्थिति मणिपुर की है वो आज से नहीं है और जो शीर्ष नेतृत्व है वही जवाब दे सकता है। ये एक सेंसिटिव मैटर है। मनीष तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए के 1949 में भारत में आने तक और उसके बाद में अलग राज्य बनने तक उस कई संघर्ष हुए हैं। वहाँ जातिगत संघर्ष का इतिहास पुराना है। यह असम का भी रहा है, असम गण परिषद के आंदोलन और 6-6 महीने की बंद। मणिपुर में 1991 में जो घटनाएं हुई, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। तो वहाँ का इतिहास, जातिगत संघर्ष का इतिहास पुराना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, वहाँ पर जो हुआ है गलत हुआ है। ये भारत माता का एक कालिमा है, लेकिन उस कालिमा को चेहरे पर लालिमा की तरह लगाना और मणिपुर के बाद मैटर को राजनीतिक रोटी सेकना, यह गलत है। मणिपुर में गलत हुआ है। मणिपुर की स्थितियों को सुधारा जाए, मणिपुर पर हम संवाद करें, बैठ करके चर्चा करें। आंसू किसी का निकले दर्द हमें होता है, चोट किसी को लगे दर्द हमें होता है। हम उस परिस्थितियों को जी रहे हैं। हम राष्ट्र की संवेदना के साथ पहले भी सचेत रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन विपक्ष को मुद्दा चाहिए। मणिपुर एक मुद्दा है विपक्ष के लिए। अगर आप बात करें महिला अस्मिता की तो अन्य राज्यों में भी स्थितियां हैं, लेकिन उनको मुद्दे से नहीं चिंता है, उनको राजनीति करने की चिंता है। इस बेटियों के, इस देश के राष्ट्र की अस्मिता के साथ, बहु बेटियों के साथ, उनके साथ अगर अपराध हो तो उस पर आप राजनीति करने की स्थिति करते हैं। आप राजस्थान में आपकी महिला विधायक कहती है कि मैं खुद को सुरक्षित नहीं मानती। राजस्थान बंगाल पर मंत्री कहता है कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। आप एक मिनट, एक बार ज़ेबा यास्मीन जी के पास जाना है। ज़ेबा जी, धनंजय गिरी जी कह रहे हैं आप उस पर राजनीति क्यों कर रही हैं? आप उसकी एक इशू आपको मिल गया पॉलिटिक्स करने का, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब होम मिनिस्टर जवाब देने को तैयार है तो आप प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं? ये आरोप धनंजय जी का है। कहा आपको राजनीति का एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा आपको मणिपुर के रूप में मिला है। ज़ेबा यास्मीन जी, संजय जी धनंजय जी धनंजय जी को चुप करा दीजिए तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। बोलिए मैडम, बोलिए। देखिए धनंजय जी क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना वो मणिपुर की चर्चा करे और ना ही विपक्ष करे। ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है। विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है और जो वो महिलाओं का वीडियो आया है, हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? इस पे चर्चा करने को अगर आप राजनीति कहते हैं तो बिल्कुल राजनीति करेंगे। विपक्ष की राजनीति यही है कि जो मुद्दे सरकार दबाएगा विपक्ष उसे उठाएगा। अविश्वास पत्र इसीलिए लाया गया है कि कम से कम जो हमारे मौन रहने वाले प्रधानमंत्री हैं वो बोले। जो मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया जी, बयान आया कि उन्होंने, धनंजय जी शांतिपूर्वक सुनिए। मैम वो नहीं बोले ना, आप कंप्लीट करिए ना। मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया जी का बयान आया इसके बाद कि उन्होंने हर चीज की सूचना सरकार को दी, होम मिनिस्टर तक को दी, लेकिन सूचना पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो विपक्ष क्या मांग नहीं करेगा कि अब प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए? इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको गूंगा कहा जाता था क्योंकि वो बोलते नहीं थे, उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जी आपके पास आ रहा हूं। आप
डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी कुछ ऐड कर लिए, धनंजय जी रिप्लाई करेंगे। जी, ये जो एक पिक्चर बनाई जा रही है कि भाई वहां तो हमेशा जातिगत संघर्ष होता रहता है उत्तर पूर्व में, ये बहुत गलत है। आखिरी संकट 1993 में आया था मणिपुर में, उसके बाद से वहां पे शांति है। तो ये कह देना कि ये तो सामान्य है, वहां के चीफ मिनिस्टर करें कि ऐसी कोई ये अलग एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं वहां पे, ऐसी हजारों FIR है, ऐसी हजारों चीजें हैं जिसको दबाया गया है, और ये वीडियो लीक होने के बाद हुआ है। वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहां पे आम जनता को और विपक्ष को और बाकी जो सदन है उसको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यदि ये लीक नहीं होता तो ये बोलते नहीं। तो आप किस तरीके की एक पेंटिंग कर रहे हैं मणिपुर की? मणिपुर में जो हुआ है वो असाधारण घटना है, और होम मिनिस्टर पूरी तरह फेल हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी यदि हजारों FIR हो रही हैं और उनका कोई बस नहीं चल रहा, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, तो प्रधानमंत्री को देश को समझाना तो पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं उसको ठीक करने के लिए। धनंजय जी और रिप्लाई, इसीलिए सदन में बोलना जरूरी है। धनंजय जी देखिए, मेरा कहना है रजत जी कि मणिपुर की घटना से हम व्यथित हैं, दुखी हैं, और गृह मंत्री जी वहां 3 दिन रह के आए और उसके बाद स्थितियों को लगातार नियंत्रित किया जा रहा है। वहां की सरकार ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए, OPM की खेती को जलाना, सर्वे कराना जंगलों का, कई ऐतिहासिक काम किए। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जो वहां पर जातीय हिंसा भड़की, वो एकदम निंदनीय है। और जो कुछ भी हुआ, मेरा कहना यह है कि भारत के इंच इंच भूमि, हम यहाँ के कंकड़ कंकड़ को शंकर सा पूज्य मानते हैं, और यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति वाले देश में अगर हमारी बहन आज बोल रही है तो मैं सुनने को तैयार हूं। व्यथित है मेरा भी मन, लेकिन व्यथित सबके लिए होना चाहिए। जब दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं महसूस करती हूं, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, जब राजेंद्र सिंह गुढ़ा कहते हैं कि हमारे राज्य महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चर्चा उस सब की भी होनी चाहिए। चर्चा छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाओं की भी होनी चाहिए। चर्चा बंगाल में हो रहे कत्लो गारत की भी होनी चाहिए, जहां कत्लो गारत का ऐसा नजारा पेश हुआ कि एक छोटे छोटे चुनाव में लोकतंत्र में, और मणिपुर के भी होनी चाहिए। भाई साहब, बहन जी आप बीच में बोले तो मैं बीच में बोलूं तो बदतमीजी, और आप बीच में बोले तो ये तमीज है? ये कैसा, ये दोहरा मापदंड है? अगर मैं बीच में बोलूं तो बदतमीजी और आप बीच में बोले तो ये तमीज है? ये आपकी तमीज है? मैं आप सुनने का भी तो धैर्य रखिए, जितना साहस से मैं सुना हूं। और कायदे से तो रजत जी आधा स्क्रीन मुझे देना चाहिए, क्योंकि ये सारे INDIA के मेंबर हैं, तो आपको आधा टाइम तो मुझे ही देना ही होगा ना, क्योंकि सारा का गठबंधन है। तो एक ही बात कहना है, नहीं तो एक ही कह ले या तीनों कह ले बात। जेवा जी, एक बार जो सवाल आपने और अंशुल त्रिवेदी ने उठाया है, एक मिनट धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट। देखिए जेवा जी, आपने एक सवाल उठाया रजत जी, बट एक मिनट धनंजय जी, हाफ टाइम, क्योंकि ये तो सारे एक ही है। अरे साहब, आप फुल टाइम लीजिए, 1 सेकंड दे दिए मुझे। मैं जेवा जी कह रहा हूं ना, आपने एक सवाल उठाया, उस पर एड ऑन किया अंशुल त्रिवेदी जी ने। मैं ये कह रहा हूं एक बार वो रिप्लाई कर ले। उसके बाद संजय जी बैठे हैं और उन्होंने भी 2-3 मुद्दे उठाए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक बार उनको कंप्लीट कर ले दीजिए। देखिए, बहुत आसान होगा मेरे लिए कि मैं आप चारों के वॉल्यूम अप कर दूं और आप चारों चिल्लाने लगे, ना मैं कुछ समझ पाऊंगा, ना आप कुछ समझा पाएंगे, और देखने वाला भी नहीं समझ पाएगा। तो कम से कम अगर 40-45 मिनट हम लोग साथ में हैं और एक सेंसिटिव इशू पे बात हो रही है, थोड़ा सा पेशेंस और गंभीर होकर बात करें। आप कंप्लीट करिए धनंजय जी। मैं यही कह रहा हूं कि देश में अगर कहीं कुछ, किसी भी हिस्से में अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल हमारी संवेदना भी उसके साथ है। गलत को गलत कहने का हम वादा रखते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को पहली बार 7 सिस्टर को, पूरब को भारत से जिस तरह से कनेक्ट किया गया, जो विकास की योजनाएं बढ़ी गई, जिस तरह से पूरब का विकास किया गया, जो एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी, जिस ढंग से पूरब को कनेक्ट किया गया, ये जो घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी इसकी निंदा करते हैं। और मैंने कहा कि हम उस संस्कृति में जीते हैं जहां की द्रौपदी का साड़ी छूने पर दुर्शासन की जो दुर्गति हुई थी, वो हजारों साल का इतिहास है हमारा। हम नारी की अस्मिता के लिए शर्मा जी के पास वाले लोग हैं। संजय जी, बीजेपी कह रही है, ठीक है धनंजय ले लिया। संजय जी आपके पास बीजेपी 2 चीज कह रही है, आ रहा हूं आपके पास भी। वंशराज दुबे जी आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिएगा। संजय जी, जब बात मणिपुर की हो रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस बात को कह रही है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर के लिए, बीजेपी के MPs भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बंगाल में हिंसा हुई, और अंशुल जी प्रोटेस्ट इस बात पे भी है जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो पूरा घटनाक्रम है। आज भी लोकसभा में कई लोग लाल डायरी लेकर आए थे, जितने राजस्थान के MPs, उस पर आपकी टिप्पणी लूंगा। संजय जी आपकी टिप्पणी। कहा साहब, आप मणिपुर तो डिस्कशन में लाना चाहते हो, मणिपुर पे हंगामा कर रहे हो, आप भी बोलो नहीं साहब, जो बंगाल में हुआ उसको भी डिस्कस करिए, फ्लोर ऑफ द हाउस। अरे भाई साहब, इसमें समस्या क्या है, लेकिन मुश्किल क्या है कि जब मणिपुर में मानवीयता पर इतनी भारी त्रासदी आ गई, इतना बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जहां हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियार लूट कर ले जा रहे हैं,
पुलिस बल के हथियार लूट कर ले जाया जा रहा है, महिलाओं के साथ ऐसा बर्बर अत्याचार हो रहा है, तो एक बार मणिपुर पे करिए ना, फिर आइए बंगाल पे डिस्कस कीजिए। फिर आप बताइए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर आपके नेता ने क्यों पेशाब किया। फिर ये बताइए कि फिर जिस युवक पर पेशाब हुआ उसकी जगह किसी दूसरे युवक को अपने घर में बुलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वो जो सम्मान देने की नौटंकी क्यों की। ये लोग भूल जाते हैं, हाथरस कांड को भूल जाते हैं लोग। अब हाथरस कांड इनको ध्यान नहीं है। इनके एक स्वामी जी लड़कियों से मालिश करवाते हुए पकड़े गए थे, अब उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनके राज्यों में जो भयानक अत्याचार होते हैं, दलितों को चलने नहीं दिया जाता, दलितों को जूते नहीं पहनने दिए जाते, दलित दूल्हे घोड़े पर नहीं चलने जाते, ऐसी घटनाओं पर करें ना चर्चा। मुश्किल के क्या है मैं आपको बताता हूँ रजत जी, इसके पहले भी बहुत सारे डिबेट में हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे डिबेट मैंने देखे हुए हैं। जो बंगाल के बहुत से मुद्दों पर सेंट्रल डिबेट हुई है, उस समय जब हम बीजेपी के राज्यों के बारे में बोलते थे तो ये लोग कहते थे नहीं आप खाली बंगाल के बारे में बोलिए, बंगाल के बारे में डिस्कस ठीक है। खाली विपक्ष के लिए पैरामीटर सेट किए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए रजत जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज जब मणिपुर में इतनी भयानक त्रासदी हो रही है, इनको मणिपुर में चर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मणिपुर में ये लोग फेल हो गए हैं। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री कंप्लीटली फेल हो गई है। इतना भयानक अत्याचार मणिपुर पर हुआ है। 30 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए। सुनिए कि बंगाल पर जब इतनी सारी डिबेट हुई तब आप कहते हैं साथ दूसरी जगह मत देखो। मिजोरम में आज जब मणिपुर पर मामला है तो आप बंगाल पर जा रहे हैं। ठीक है संजय धनन जी जवाब दीजिए। रजत जी, जब आदरणीय गृह मंत्री ने पत्र लिखकर कहा, नेता विरोधी दल को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पत्र लिखकर कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, आप आइए, लेकिन विपक्ष भाग रहा है क्योंकि उसे चर्चा नहीं करनी है, उसे चिंता नहीं है, उसे लोक लाज और लोकमत और बहुमत की चिंता नहीं, उसे जनता की चिंता नहीं, उस माताओं बहनों की चिंता नहीं है, चिंता है चुनाव के चुनचुनाहट की, चुनाव की चिंता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब हम कह रहे हैं कि आइए चर्चा कीजिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आइए मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। क्या विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? राजनाथ सिंह जी ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बार बार कहा कि साहब चर्चा कर लो, चर्चा कर लो। विपक्ष जो था वो हाउस एडजर्न कराने लगा। क्या विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? वंशराज दुबे जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। रजत भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम मणिपुर जैसे अहम और अत्यंत जरूरी मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना हो। मणिपुर का जो मसला है रजत भाई, अगर किसी की आंखों का आंसू सूख चुका है तो मैं माफी के साथ चाहता हूं कि वो अपने आप को चुल्लू भर पानी में डुबा के वो खुद को मार ले। मणिपुर की घटना एक ऐसी घटना है जहां पर एक रिटायर्ड सेना के सिपाही को, वहां जो कारगिल जिसने मां भारती के लिए संघर्ष किया, उसकी पत्नी को नंगा चलाया गया, परेड कराया गया। और आप बेशर्मी यहाँ पर इस बात का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का कह रहे हैं कि वहां जातीय हिंसा चलती रहती है। आपको शर्म नहीं आती इस बात की? बंगाल की घटना है, रोज माताओं बहनों के निशंस को कर्म जो किया जा रहा है, मानवता शर्मसार हो गई है। लेकिन आप चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप मत क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक गलत नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप राष्ट्र की अस्मिता के साथ खेलना चाहते हैं, आप मां भारती के साथ मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ की स्थितियों पर चर्चा नहीं चाहते, आप मां बहन बेटों की इज्जत नहीं है, आप जिल्लत की उनकी जिंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लगातार इस तरह घटनाएं हो और आप राजनीतिक रोटियां सेक सके। इस गंदी जो आपकी इस गंदी नियत को इस देश का आम जनमानस, इस देश की जनता, इस देश का आम आदमी अच्छे से पहचान रहा है कि आपकी नियत क्या है। आपकी नियत में लोकतंत्र नहीं है, आपकी नियत में बहु बेटियों का दर्द नहीं है, आपकी नियत में पीड़ा नहीं है, आपकी नियत में संवेदना नहीं है, आपकी नियत में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप चाहते हैं किसी तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके, लेकिन इस देश के जागरूक जनता जानती है कि आपकी नियत क्या है, आप चाहते क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या, आपकी मनसा क्या, आप चाहते क्या है। आप मणिपुर की लूटती हुई बनियों के लिए चिंतित नहीं है, जो आज तक कांग्रेस ने मणिपुर की बनियां लूटी है उसके लिए आप नहीं चिंतित है। आप चिंतित है इसलिए कि अगर लोकसभा में आएंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन होगा तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं चाहते। सिर्फ 5 राज्य है इनके मैप में, सिर्फ 5 राज्य, मणिपुर नहीं है इनके मैप में, क्योंकि मणिपुर में चुनाव 2026 में है, क्योंकि मणिपुर में महज 2 सीटें। दोबारा ऐसी बात नहीं बोलिएगा, दोबारा ऐसी बात गलती से नहीं बोलिएगा, तोड़ने की राजनीति
प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। घटियागिरी हुई राजनीति मानसिकता की होगी। भारत भूमि का इंडिया जीता है, भूमि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे लिए पहुंचे हैं। आप किसी भारत के हिस्से को कैसे कह सकते हैं कि हम उसे नहीं मानते? मुझे लगता है ये नतीजा हो जाएगा। आ रहा हूँ वंशराज जी, आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ। एक बार ज़ेबा यास्मीन जी के पास जाना है, ठीक है? आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ। ममता से चलने वाली सरकार, ठीक है, आ रहा हूँ। ज़ेबा यास्मीन जी, क्या ये 24 की पोजीशनिंग भी है? इंडिया यानी अपोजिशन गुट जानता है कि नंबर्स उसके पास नहीं है, लेकिन वो भी देखना चाहता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आता है, तो कितने दल साथ रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दल छोड़ के चले जाते हैं? पहला, ऑपोजिशन यूनिटी का एक मैसेज 24 के लिए। रजत जी, अविश्वास पत्र पेश किया गया है, स्पीकर साहब ने अनुमति दे दी है, अपनी वोटिंग होगी। कौन जीतेगा हारेगा मुद्दा नहीं है। देखिए, हम चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो, अभी भी जितनी जानें बच सकती हैं, जितनी जल्दी शांति लाई जा सकती है वो। जीतना हारना हमारे ऊपर नहीं है, गिनती आपको भी पता है लोकसभा की, हमें भी पता है, लेकिन अविश्वास पत्र डिस्कशन के लिए लाया गया है। जहां तक बात अभी हमारे भाई धनंजय जी कह रहे थे कि हिंसा तो बंगाल में भी हुई, हिंसा तो राजस्थान में भी महिलाओं के खिलाफ हो रही है। रजत जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री तो हर स्टेट के है ना, तो अगर बंगाल में हिंसा हो रही है तो मुख्यमंत्री जी जो वहां की हैं उनको तलब करें, प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको तलब कीजिए, आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को तलब कीजिए। क्या विपक्ष ने रोका है आपको? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है जिस प्रदेश में भी हिंसा बढ़ रही है उसके मुख्यमंत्री को तलब करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछिए आप सवाल। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी से ही तो विपक्ष को प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये कह के कि राजस्थान में रेप ज्यादा हो रहे हैं, छोटा सा रिप्लाई कर दीजिए। अंशुल त्रिवेदी जी के पास जाना है। धनंजय छोटा सा रिप्लाई, कहा अगर स्टेट में कुछ दिक्कत है तो चीफ मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं प्रधानमंत्री। रजत जी, जो बहन ज़ेबा जी ने कही, मैं उस बात की तस्दीक करता हूं, बहुत अच्छी बात कही। इसी के लिए तो कह रहे हैं हम, इसी के लिए तो गृह मंत्री पत्र लिख रहे हैं कि आइए चर्चा करिए, चर्चा से पता चले कि कहां क्या समस्या है, कितनी समस्या है, क्या डेप्थ है, सरकार क्या उसके लिए कदम उठा रही है और विपक्ष का कितना सहयोग चाहिए, विपक्ष का कितना सहयोग हो सकता है। भाई साहब, आपको कहा गया था क्या विषय बोलने के लिए? एक मिनट वंशराज जी, कहा गया था क्या विषय बोलने? वंशराज जी देखिए, कंप्लीट कर लेंगे, नहीं वन ऑन वन नहीं। ज़ेबा जी का सवाल है, वो उसका उत्तर दे रहे हैं, ज़ेबा जी सुन रहे। वंशराज जी, जब आपका समय था मैंने आपको कहीं बीच में नहीं टोका। एक सवाल ज़ेबा जी ने पूछा है, उनको उत्तर ले लीजिए। बात कहिए कि मिसलीड ना करें। नेता सदन देश का प्रधानमंत्री होता है। मैं अभी फिर आ जाऊंगा साहब, आप ज़ेबा जी का सवाल खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी से गुस्सा हो जाएगी, फिर नाराजगी होगी, आप झेलिएगा, मैं नहीं झेलूंगा। ज़ेबा जी का सवाल कर रहा हूं कि नेता सदन नहीं, सवाल नहीं, अभी ज़ेबा जी का सवाल लूं कि ना लूं आप बता दीजिए। आप मना कर दिए नहीं साहब, आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं बोलना चाहती। पूछिए धनंजय जी एक बार, मैं आ रहा हूं आपके पास वंशराज जी। धनंजय जी रिप्लाई। देखिए, आम आदमी पार्टी की आदत तो वैसे भी उड़ता तीर लेने की है, और ये संजय सिंह का जो ड्रामा चल रहा है वो सारा इसलिए चल रहा है कि आप धनंजय जी आप मुझको मत रोकिएगा, मैंने वहां शांत करा दिया। अब आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, फिर वो आएंगे। ज़ेबा जी, मैं बहन ज़ेबा की बात, आइए ज़ेबा जी की बात पे आ जाता हूं। मैं बहन ज़ेबा की बात की तस्दीक करता हूं, बिल्कुल उन्होंने जायज बात कही है, मैं उसी बात की तस्दीक करता हूं और मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। किसी भी राज्य में अगर कोई हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी किसी भी आम खास के साथ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद को अकाउंटेबल मानते हैं। किसी को भी चोट लगे, दर्द उन्हें होता है, आंसू किसी के निकले, दिल उनका रोता है, इसलिए वो चाहते हैं कि चर्चा हो। और पहले की पूर्वोत्तर के लिए, पहले जो राज्य के लिए मसले होते थे उसके आप पार्लियामेंट में उठा के देखिए, उसका जवाब तो गृह राज्य मंत्री दिया करते थे। अभी गृह मंत्री खुद, चूंकि गृह मंत्री के ये विभाग उनका है, वो चर्चा के लिए खड़े हैं। रक्षा मंत्री बॉर्डरिंग स्टेट है, रक्षा मंत्री खड़े हैं क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है। दोनों के दोनों कह रहे हैं कि आइए चर्चा हो, लेकिन आपको बीजेपी और हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सुना। आ रहा हूं धनंजय, मैं ले लिया एक अंशुल त्रिवेदी। एक बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोशी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा साहब पहले भी आप लाए थे 18 में, सोशल मीडिया पर वो क्लिप भी बहुत वायरल है, आपने भी देखी होगी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस समय कह दिया था कि 2023 में आप लाइएगा। 19 की तो बात ही नहीं करी थी उन्होंने कहा था 23 में लेकर आइएगा। और कहा भाई जो विश्वास है जनता का वो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर है,
तो ये अविश्वास प्रस्ताव करेगा क्या? नंबर आपके पास है नहीं। क्या राजनीतिक रूप से मैं मान सकता हूं कि विपक्षी एकता आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल माना, राजनीतिक बात, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि सरकार जब बचती है तो एक मैसेज यह भी जाएगा, नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार को। अंशुल त्रिवेदी, मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि बात संख्या की है ही नहीं, बात सत्य स्वीकारने की और उसका सामना करने की। प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण में मणिपुर पे बोलने से भाग रहे हैं और आप संसदीय प्रणाली पर उनकी आस्था और उनका जो रवैया है वो देखिए। अडानी जी का जो खुलासा होता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, आदरणीय राहुल गांधी जी उसके बारे में बोलते हैं, उनको साजिश करके बाहर निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में वो कभी खुद आते नहीं है, कभी वो बोलते नहीं है, क्योंकि वहां पे अकाउंटेबिलिटी से बोलना पड़ता है, जवाबदारी होती है, नियम होते हैं, काउंटर क्वेश्चन, काउंटर चेकिंग होती है। और जहां पे भी ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। उनको लाने के लिए और देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मणिपुर पे ये करा गया है। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा था कि अत्याचार तो राजस्थान में भी हो रहे हैं। देखिए ये बहुत दुखद है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो दूसरे राज्यों को ला रहे हैं, लेकिन राजस्थान अपने आप डिस्कोर्स में नहीं आया। मतलब राजस्थान में ऐसा नहीं है कि पहले अत्याचार नहीं हो रहा, अत्याचार तो पूरे भारत में हो रहे हैं महिलाओं पे, उसके लिए तो सब लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन राजस्थान को एज अ काउंटर वेट इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री द्वारा जब मणिपुर में सवाल उठा। यदि राजस्थान के लिए उनका दिल दर्द कर रहा था तो पहले बोलते अलग से, उनके पास तो सारा मीडिया है, लेकिन वो लाए उसको काउंटर लाने के लिए ताकि मुर्गा लड़ाई हो जाए और ध्यान भटक जाए लोगों का। तो राजनीति विपक्ष नहीं कर रही है, बीजेपी और सत्ता पक्ष कर रही है और बहुत निंदनीय है ये बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ब्रजभूषण शरण, जिन पे खुद पे आरोप लगे हुए हैं हैरेसमेंट के, वो बोल रहे हैं कि मणिपुर पे बयान देने के लिए प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया। हमारे चैंपियन लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, बिलखते रहे, उनकी बेइज्जती हुई, उनकी ट्रोलिंग हुई। उसके बाद जो है आज उनकी बातें जो है वो चार्जशीट में सामने आ रही हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले छुड़वा देते हैं, चलो छुड़वा दिया, उसके बाद उसको बीजेपी के प्रोग्राम में जो है उसको अपने स्टेज पे बिठाते हैं। तो बीजेपी का रवैया किसी पार्टी का रवैया एक नहीं है। और यौन हिंसा पे और महिलाओं पे सिनिकल राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसके चलते विवश होके आज पूरे संयुक्त विपक्ष को आना पड़ा है। बात संख्या की है ही नहीं, बात सत्य की है। और इसको आप देखिए राजस्थान में क्या एक्शन नहीं हुआ है, राजस्थान में क्या इंटरनेट काट दिया गया है, राजस्थान में क्या बात दबाई गई है। सत्य का सामना करिए और संवेदना से, जैसे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने निर्भया के समय किया था, किसी पे भाजपा शासित प्रदेशों पे आरोप नहीं लगा देते कि चलो दिल्ली और भाजपा प्रदेश जो हैं उनमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ये नहीं किया गया था। एक नेता, एक लीडर अकाउंटेबिलिटी से, जवाबदारी से जैसे काम करता है वैसे किया था। लेकिन आज तो क्या है, प्रधानमंत्री जो है सारा धनंजय जी एक बार रिप्लाई कर दिए, बहुत लंबा चौड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं बिंदुवार जवाब देता हूं क्योंकि उन्होंने कहा अडानी के मामले को। बोलिए। मैं अडानी के मामले को, अडानी के इस देश में 5 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला राजस्थान में, जिसमें हजारों एकड़ जमीन राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की। दूसरा उनके प्लांट चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वहां जिनको उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तीसरा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है सबसे बड़ा जो पश्चिम बंगाल में पोर्ट पर, किसकी सरकार है? टीएमसी की। चौथा उनका केरल में पोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, किसकी सरकार है? केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की। पांचवा उनका महाअघाड़ी की जब सरकार थी मुंबई में तो उनको पोर्ट दिया गया बनाने के लिए। मुंबई से 5 सिग्नेचर प्रोजेक्ट है अडानी के, वो 5 राज्यों में चल रहे हैं, किसकी सरकार है? आप बता दीजिए। झूठ, आपको फेक नैरेटिव ही क्रिएट करने हैं, तो इस देश की जनता जान रही है कि आप सिर्फ झूठ बोलने और मुद्दों को खड़ा करने के लिए खड़े। आप इस देश की संविधान के साथ बिल्कुल नहीं खड़े। आपको मणिपुर की बात चिंता नहीं है, मणिपुर की लुटती हुई मणियों की चिंता आज तक आपने की नहीं है। मणिपुर से लेकर के पूर्वोत्तर का जो विकास, जो ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिस ढंग से एयरपोर्ट का विकास हुआ, जिस ढंग से उसको जोड़ा गया है पूरब को यहाँ के साथ, उसमें आपकी दिक्कत है। आपकी दिक्कत यह है कि 10वीं इकोनॉमी 5वीं क्यों हो गई। आपको पता है कि हम शाश्वत विपक्ष हैं। आप 18 में लाए, 23 में लाए और फिर 28 में भी आप लाएंगे, ये आपको पता है। इसलिए आप
सारे सांप नेवले जो अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी राजस्थान जाते हैं और कहते हैं कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, सोनिया गांधी को जेल में डालो और उससे कहो, उसका इंट्रोगेशन करो, सारे सच बाहर आ जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट होता है कि मनीष सिसोदिया को क्यों अरेस्ट करते हो, केजरीवाल को अरेस्ट करो, शराब घोटाले का असली अभियुक्त वो है। और ये सारे लोग आज अंशुल जी एक छोटा सा रिप्लाई, फिर संजय शर्मा जी के पास जाना है। संजय शर्मा जी, अंशुल जी छोटा सा जवाब दूंगा, संक्षिप्त में जवाब दूंगा। 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी में अडानी जी के कौन से, कहां है, किसके हैं, इसकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में उनको प्रोजेक्ट मिल गया है। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी का ये लॉजिक है? भाई आप यदि जो करप्शन हुआ है उसको आप देखिए ना, आप बताइए वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वो नहीं बता रहे। बोल रहे इनका प्रोजेक्ट, इतना बड़ा आदमी, उसके प्रोजेक्ट तो चलेंगे ही, लेकिन आप उसका डाटा दीजिए, कहां है वो, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारा आप हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया। आपके सारे नेता, इस देश के सारे नेता जो जेल गेट पर खड़े हैं वो बेल पर गए, और वो बेल पर इसलिए है कि इस देश के न्याय व्यवस्था ने उनको बेल दिया है। आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग बेल पे ही चल रहे हैं। पार्लियामेंट्री गठित नहीं करते कमेटी, आप में हिम्मत नहीं है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर लें। ठीक है, आज थोड़ा सा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही रहेंगे। संजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, जो दूसरा भाग है, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं संजय शर्मा जी के पास एक बार। संजय जी, ये जो टीम इंडिया है इसकी एकता तो सिद्ध हो जाएगी। आज जब स्पीकर साहब ने कहा, साहब गौरव गोगोई जी की नोटिस पर, कि साहब जो लोग समर्थन में खड़े हुए, तो अधिकतम सांसद जो विपक्ष थे वो खड़े हो गए, इसमें कोई कुरेज ही नहीं है, जितने लोग साथ में खड़े हो गए। मान लीजिए कल परसों, हालांकि 10 दिन का समय होता है स्पीकर साहब के पास, वो पार्टी से मिलेंगे, उसके बाद टाइम सुनिश्चित होगा, चर्चा होगी, पीएम रिप्लाई करेंगे। बहुत ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, जो सिटिंग्स हैं बहुत कम बची हैं इस हाउस की, 12-13 दिन बची होंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर आप पीएम को बुलवा लेंगे, पीएम को सुन लेंगे, आप अपनी चीजें सारी ऑन रिकॉर्ड डाल देंगे, लेकिन जब वोटिंग मशीन ऑन होगी और वो जो नंबर 300 प्लस वाला और 100 प्लस वाला आएगा, तो क्या उससे राजनीतिक नुकसान नहीं होगा? इसमें राजनीतिक नफा नुकसान की कोई बात है नहीं रजत। बात यह है कि देश का उत्तर पूर्व गृह युद्ध की, सिविल वॉर की कगार पर पहुंच चुका है और मणिपुर में तो जबरदस्त हो रहा है, हम और आप सभी देख रहे हैं। कल मिजोरम में, कल और आज जो लोग रास्तों पर निकले हैं, ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक जन क्रांति मिजोरम में देखी गई है। इतनी भारी संख्या में लोग नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर में, किसी राज्य में पहली बार सड़कों पर निकले। मेघालय में भी इसी तरह की आग सुलग रही है और ये नागालैंड तक पहुंचेगी। सवाल ये है कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता के साथ इन मसलों का हल करती, इन मसलों पर ध्यान देती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन केंद्र सरकार विफल रही है। धनंजय जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सुनते सुनते लास्ट में उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देने वाले की वो जो डायलॉगबाजी की है, ये इनके डीएनए में है। इनको मैं बदलने के लिए कह भी नहीं सकता और ये खुद को बदल भी नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें, देश हमारा फेल है, हम कहाँ थे 14 में और कहाँ आ गए हैं, कितना कर्जा था और कितना कर्जा इन लोगों ने लाद दिया है, ये बात करेगी। और ये बात हिंदुस्तान की जनता जब तबीयत से जानेगी तब इनका क्या हाल करेगी वो समय बताएगा। ठीक है, ठीक है, आज हम ठीक है सर, पॉइंट है प्रस्ताव के जरिए, ठीक है, मैं पॉइंट लिया आपका। देश के जो हालात थे, मैं अभी धनंजय जी के पास जाऊंगा, एक बार वंशराज दुबे जी के पास। वंशराज जी, होगा क्या ये सबको मालूम है, तो क्या विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सिर्फ एक माहौल बनाना चाहता था देश में कि देखिए साहब सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आ गया? देखिए, विपक्ष बहुत लाचार है। लाचार इस बात का है, इस लाचार शब्द का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं रजत भाई, इस बात को समझिए, क्योंकि वो थक गया। हमारे धृतराष्ट्र रूपी प्रधानमंत्री को जगाते जगाते थक गया। वो कह रहा है, 90 दिन से विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ तो बोल दीजिए मणिपुर पे, कुछ तो बोल दीजिए। आप 90 दिनों के अंदर 1 दर्जन आपने विदेश यात्राएं की, आप नहीं गए मणिपुर, आपने तमाम चीजों पर बोला, मणिपुर पे नहीं बोल रहे थे। और दूसरी चीज, जो सवाल बार बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि हमारा गृह मंत्री तो आगे आकर बातचीत कर रहा है। अरे भैया, आपका गृह मंत्री की बात को हम क्यों माने? आपका गृह मंत्री, मुझे याद है कि सीए और एनआरसी पे कह रहा था कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे सीए और एनआरसी लगेगा। और अब सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी 1 महीने के बाद रामलीला मैदान की एक रैली में बोलते हैं
कहा कौन सा सीएनआरसी, कौन सा सीएनआरसी, उसका कोई ड्राफ्ट ही नहीं है। तो यानी हमारा प्रधानमंत्री खुद ही हमारे गृह मंत्री की बात को झुठला रहा है। और दूसरी चीज, जब हमारे उस मणिपुर राज्य की राज्यपाल महोदया बार बार हमारे गृह मंत्रालय को सूचना दे रही थी, जब हमारी सीजीआई आगे आकर इस बात को कहती कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इस काम करने के लिए अक्षम है तो हम कार्रवाई करेंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आप सोचिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि यहाँ राजनीति किस स्तर की हो रही है, किस निचले स्तर पर जाके राजनीति कर रहा है। आज आप प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए, वो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका एक सांसद मनोज तिवारी है, वो पूरे विपक्ष को नामर्द घोषित करने पे तुला हुआ। तो मैं जो बात आपको कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, ये वही अविश्वास प्रस्ताव है। इसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो काला चिट्टा है, इनका जो चेहरा है, वो देश के सामने आएगा। घूंघट में छिपे हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जनता के सामने आएंगे, जवाब देंगे। ठीक है मणिपुर ज़ेबा जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो, क्या ये 24 की तैयारी है, 24 का रण है, इसीलिए एक माहौल बनाया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके? ज़ेबा जी देखिए, 24 तो 24 में आएगा ही, वो तो जनता का फैसला फेस करना ही पड़ेगा भाजपा को। ये जो हम अविश्वास पत्र लाया गया, आप देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या तो वो चुनावी रैली में बोलते हैं जहां पे सवालों के जवाब नहीं देते, या तो मन की बात रेडियो पे बोलते हैं, वहां भी सवालों के जवाब नहीं देते। बचता है पार्लियामेंट, तो हम भी पार्लियामेंट्री रूल ही फॉलो करके अविश्वास पत्र लेके आ रहे हैं, ताकि कम से कम वहां हमारे सवालों के जवाब और मणिपुर पे जवाब दे दे, ताकि जनता चुन ले उन्हें। इससे ज्यादा जीतने हार पे हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, एक बात धनंजय जी आपके पास, चलिए ठीक है, लेकिन आपको भी लगता है कि एक माहौल विपक्ष बनाने में सफल हुआ है यह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार के खिलाफ? और विपक्ष कह रहा है ठीक है हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन हम मजबूर करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में बोले, इसीलिए लेकर आए यह अविश्वास प्रस्ताव। अगर पीएम पहले ही स्टेटमेंट दे दे, विपक्ष कह रहा था बहस मत करिए, बहस आप करा लीजिएगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर पहले ही पीएम दे देते तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता सरकार के खिलाफ। अरे भाई, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के बोल देते। नहीं देखिए सर, धनंजय जी, रजत जी क्या है ना, कुछ छूट गया हो तो और भी बोल लेने दीजिए, इनके मन के गुबार सारे निकाल लेने दीजिए, क्योंकि इन्हें पता है, पता तो सबको है कि आएगा तो मोदी ही। क्यों? क्योंकि देश की जनता के लिए जो प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र को अहरनी सेवा में आटो पर जो देश के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम किए जा रहे हैं, जो देश की अस्मिता को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। और भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, मैं लाइव कैमरा पर रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जो बातें हुई है, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये बातें की गई है। और कम से कम विपक्ष को ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल में आए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखानी क्या, 2018 में भी विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि वो 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी पहले ही सही साबित हो गई है। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। ये उस वक्त का भाषण था जिसको हमने सुनाने की कोशिश करी, जो वीडियो बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर। कोशिश ये थी कि समझे विपक्ष क्या चाहता है। दरअसल विपक्ष चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर वाले इश्यू पर बोले, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दे, लेकिन जब स्टेटमेंट नहीं दिया तो विपक्ष मजबूर था, कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। इससे दो चीज होगी, पहला जो इंडिया यानी अपोजिशन पार्टीज की यूनिटी है वो टेस्ट हो जाएगा, उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। दूसरा सरकार के खिलाफ माहौल, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर पर बोलेंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।